नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स लेक्चर चैप्टर नंबर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर सेकंड। तो ये लेक्चर में हमें बात करनी है करंट डेंसिटी के बारे में, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। फिर हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, और साथ में दो रिलेशन हम डिराइव करेंगे। ठीक है, दो इक्वेशन हम डिराइव करेंगे जो ये आईएमपी टॉपिक है आपका, ये वाला टॉपिक। ठीक है, और फिर कौन है आपकी मोबिलिटी के बारे में। तो वीडियो आप ध्यान से देखो, पूरा वीडियो देखो, आपको 110% समझ में आ जाएगा। अगर इनकेस आपको समझ में नहीं आता तो ये मेरी नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करके या तो ईमेल एड्रेस थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपका डाउट सॉल्यूशन के लिए पूरा ट्राई करूँगा। ठीक है, चलो, तो ये सारे टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पे। तो वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और पूरा देखना, तो आपको 110% आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में ना आए तो क्या करना है, मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको डाउट सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, ओके, चलो बाय। सॉरी, बाय नहीं, अभी आगे देखते। नेक्स्ट टॉपिक है अपना करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। देखो, इनको मैं खास हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज एट दैट पॉइंट। क्लियर। अब देखो, ये आपको पता है ना कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, उसको आप क्या बोलते हो, करंट। तो मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ ना कि करंट flowing through a unit area normal to the direction of flow of charge at that point is called current density। तो मतलब J को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, J इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए क्या होगा आपका, एरिया होगा, एरिया विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और I कौन है, आपकी करंट है। क्लियर। ये करंट डेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और इनकी डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगी, तो इनकी डायरेक्शन आपके चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में होगी। क्लियर, यस और नो, समझ में आ कि नहीं। चलो, तो इनको आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, यहाँ पे मानो कि यहाँ पे एक कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन आप कंसिडर करो, ये आपकी कंडक्टर है। ठीक है, और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1 के बराबर। और यहाँ पे इनका अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूँ, देखो ये वाला, तो आपको पता है ना, इनका जो एरिया नॉर्मल होगा वो ये वाले डायरेक्शन में होगा, ये एरिया नॉर्मल। क्लियर। और चार्ज आपका जो फ्लो करके जाएगा वो ऐसे जाएगा, चार्ज ये वाले डायरेक्शन में। यस और नो, मतलब करंट की डायरेक्शन ये वाली है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी J क्या बनेगी, I डिवाइड बाई ए। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, तो J वेक्टर इज इक्वल टू I डिवाइड बाई ए वेक्टर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और याद रखो कि आपने बोला करंट फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन याद रखो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगी ना, वो करंट की डायरेक्शन से क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। देखो, ये एरिया नॉर्मल ऐसा है ना करंट की डायरेक्शन में, मतलब एक क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। 1 मिनट रुको, मैं पेंसिल से आपको देखो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे होगी तो उनकी नॉर्मल देखो ये बन पाएगी कि नहीं, यस और नो। चलो, अगर मानो कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपकी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं है, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये सेकेंड केस कि मानो कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब मैं अगर सिंपल बोलूँ तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपकी करंट के साथ कोई एंगल बना रही है। मतलब देखो, ऐसे कोई, मानो कि आपने ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर किया। ठीक है, ये वाली, तो अब देखो इनका एरिया नॉर्मल कौन से डायरेक्शन में होगा, तो एरिया नॉर्मल ये वाली डायरेक्शन में होगा कि नहीं, यस और नो। ठीक है, और ये आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब भी करंट डेंसिटी की डेफिनेशन आती है तो हमें वहाँ पे कौन सा कंसीडर करना है कि जो करंट की डायरेक्शन में हो, ये वाला। क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि मानो कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन में कंसीडर करूँ, ये करंट की डायरेक्शन, तो देखो उनके साथ वो कौन सा एंगल बनाएगा, थीटा। उनके साथ कौन सा एंगल बनाएगा, वो
थीटा, तो यहाँ पे उनके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा ए कॉस थीटा और एक क्या होगा ए साइन थीटा। एक क्या होगा ए कॉस थीटा और एक क्या होगा ए साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा कौन सी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे ना ये नॉर्मल कंपोनेंट हम कंसिडर करेंगे। देखो क्या होगा, तो ए वाले केस में करंट डेंसिटी क्या बनेगी, J इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई एरिया नॉर्मल टू दी क्रॉस नॉर्मल टू दी डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो वो कौन है आपको पता है, आई डिवाइड बाई ए कॉस थीटा, यस और नो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। तो आपको पता है कि आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो जे डॉट ए, और आपको पता है दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटी का आपका डॉट प्रोडक्ट आपको कौन सी क्वांटिटी देगा, स्केलर क्वांटिटी। और आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। यस और नो, समझ में आ कि नहीं सबको, क्लियर ना। ये आपको ये वाला स्टेप नहीं आया समझ में, तो देख लो कि आप ए डॉट बी वेक्टर करते हो तो उनको क्या लिखते हो, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे उल्टा, अगर ए बी कॉस थीटा है तो उनको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी। क्लियर, इतना समझ में आना सबको। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो नया टॉपिक स्टार्ट करूँ उनसे पहले इनका यूनिट देख लेते। तो J इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए। तो करंट कौन है, एम्पियर, और ए कौन है, एरिया। तो ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी क्या होगी, करंट डेंसिटी की यूनिट होगी। और डायमेंशन क्या निकालोगे इनका, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इनका, तो करंट का क्या होगा A1 और L2, लेकिन नीचे तो L-2। तो ये आपकी डायमेंशनल फार्मूला होगी करंट डेंसिटी की। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट। तो रिलेशन बिटवीन J करंट डेंसिटी, सिग्मा आपकी कंडक्टिविटी, और रो कौन है आपकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, और एक कौन है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इनको क्या बोलते हो, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करता था वैसे यहाँ पे ध्यान दो आप। तो ये आपको पता है ना ओम्स लॉ, क्लियर, V इज इक्वल टू आई आर, और आपको ये भी पता है कि R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। तो अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर करूँ तो R की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, रो एल डिवाइड बाई ए। देखो R की जगह पे क्या लिखा मैंने, रो एल डिवाइड बाई ए। अब देखो आपने आगे अभी स्टडी किया कि करंट डेंसिटी J क्या होगी, I डिवाइड बाई ए। मतलब I डिवाइड बाई ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, J। क्लियर, और ये रो एल वैसे का वैसा है। फिर देखो आपको पता है ना कि अगर कोई कंडक्टर के अक्रॉस मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ और जिसकी लेंथ किसके हो, एल के बराबर, जिसकी लेंथ किसके बराबर हो, एल के बराबर, और इनको ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करूँ तो ये दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू ई इंटू एल। देखो आपने ये वाला इक्वेशन स्टडी किया था, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, पहले स्टडी किया था कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, एल के बराबर, तो डी की जगह पे क्या आ जाएगा, एल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर कितना होगा, V इज इक्वल टू ई इंटू एल। ध्यान से देखो, अब देखो ए भी पोटेंशियल के बराबर है, ए भी आपका पोटेंशियल V के बराबर है। मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूँ तो 1 इज इक्वल टू 2, तो जे रो एल इज इक्वल टू ई इंटू एल। तो ई एल इज इक्वल टू जे रो एल, एल एल क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसके बराबर मिला, जे इंटू रो के बराबर। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। और वेक्टर क्वांटिटी में लिखोगे, ठीक है, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर इंटू रो। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये करंट डेंसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। इट मीन्स करंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी इज सेम। तो देखो कि जे वेक्टर क्या होगा, ई वेक्टर डिवाइड बाई रो, यस और नो। खाली इनको मैंने सब्जेक्टिव किया है। तो 1/रो आपको पता है कि 1/रो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो 1/रो की जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। क्लियर, और सिग्मा कौन है आपकी वहाँ पे, कंडक्टिविटी। और ये जो इक्वेशन है कि जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, उसी को आप क्या बोलते हो, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये आपकी जो इक्वेशन है जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, यही कौन है आपका, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं सबको, सिंपल है ना। तो आपको 2 मार्क में पूछे डिराइव द इक्वेशन जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो आप आराम से कर सकते हो कि नहीं, यस और नो। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, और अभी से अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। हाँ, चलो फिर नेक्स्ट। अभी देखो नया टॉपिक मैं स्टार्ट करूँ उनसे पहले थोड़ा मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि मानो कि एक कंडक्टर अगर मैं कंसीडर करूँ, एक आपकी ये कंडक्टर कंसीडर कर लो, ठीक है। चलो,
तो एक कंडक्टर के अंदर क्या होगी, नंबर ऑफ एटम्स होती है, और एटम के अंदर ये सेंटर में उनकी न्यूक्लियस होती है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। तो ऐसे नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो हर एक एटम के अंदर वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहती है, ठीक है। तो अगर ये कंडक्टर को मानो कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करूँ, अगर मैं ये कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड दूँ, तो इनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होगी ना, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी ऐसे। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। यस और नो? अभी ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेगी, मानो कि आपने इनको ये वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो एक कंडक्टर के एक एंड होगा पॉजिटिव और दूसरा एंड क्या होगा, नेगेटिव। तो ये सारी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगी, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड। कहाँ पे जाएगी, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड। क्लियर? अब दूसरी बात कि ये जो सारी इलेक्ट्रॉन जाती है ना ऐसे, वो सीधी नहीं जाएगी। अगर मानो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ऐसे जा रही थी, तो बीच में यहाँ पे कोई और यहाँ पे आयंस मिलेगा, पॉजिटिव आयंस की, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, उनके साथ वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा। कोलाइड करेगा, फिर से उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, फिर से दूसरे एटम के साथ, आयन के साथ कोलाइड होगा, फिर से डायरेक्शन चेंज होगी। तो ऐसे रैंडम डायरेक्शन में वो कहाँ पे जाता है, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे दो सक्सेसिव कॉलिजन, एक यहाँ पे कॉलिजन हुई, यहाँ पे कोई और आयन के साथ कॉलिजन हुई, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन का जो टाइम पीरियड है ना, उनको आप क्या बोलते हो, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। तो ऐसे नंबर ऑफ कॉलिजन हो के आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव एंड के ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे आप उनका कौन सा टाइम पीरियड लोगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, ठीक है। क्लियर? कि एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। क्लियर? तो वो आपको पता है कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो पाथ ट्रैवल होगा, मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपका टाइम का इक्वेशन होता है ना, पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ठीक है, डिवाइड बाय स्पीड। टाइम का इक्वेशन क्या होगा, पाथ डिवाइड बाय स्पीड है। ये नॉर्मल मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर? तो ये इनका कौन सा टाइम पीरियड मिलेगा, एवरेज टाइम पीरियड। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो कि मानो कि यहाँ से यहाँ पे गई एक कॉलिजन, एक दूसरा कॉलिजन, यहाँ पे थर्ड, ऐसे फोर्थ और ऐसे फिफ्थ। तो ये इनका टाउ 1, इनका टाउ 2, इनका टाउ 3, इनका टाउ 4, इनका टाउ 5। तो ये सब का रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है। तो कितने कॉलिजन, 1 2 3 4 5। तो इनका एवरेज क्या मिलेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये इनकी कौन सी टाइम पीरियड मिलेगी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। और ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाती है ना, उनको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। ये कौन सी इलेक्ट्रॉन होगी, ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे जाएगी, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। क्लियर? तो इनसे ना हमें एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करना है, अभी आप ध्यान दो वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, it is defined as average velocity with which free electron get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of an external electric field। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही। तो देखो यहाँ पे एक और भी नोट करो कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा ना, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनका एक्सेलरेशन होगा। जैसे इनसे स्ट्राइक करेगा ना, तो यहाँ पे फिर से इनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, 0। फिर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब कोई स्पीड से निकलेगा और फिर से स्ट्राइक करेगा, फिर से इनका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, 0। तो हर एक इंटरवल पे ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनकी कौन सी वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी को। तो वो एवरेज वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पाथ ट्रेस करके दिखा है, यहाँ पे वो पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर जा रही है, ठीक है। तो जब भी ये इलेक्ट्रोड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ट्रैवल करेगी, तो आप सबको पता है कि उनके ऊपर फोर्स कितने एग्जर्ट होगी, F इज इक्वल टू ई इंटू ई। सेकेंड यूनिट में आपने इक्वेशन किया था, फर्स्ट यूनिट में एक्चुअल में आपने किया था F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वाली रिलेशन, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि आपका F किसके बराबर होगा, ma के बराबर। F किसके बराबर होगा, ma के बराबर। देखो मैं यहाँ पे लिखूँ F इज इक्वल टू ma, तो ma इज इक्वल टू ई इंटू ई लिख सकता हूँ मैं, यस और नो। F की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, ma। क्लियर? अगर आपको ज़्यादा लंबा नहीं करना, मैं सिंपल बोलूँ कि सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स एग्जर्ट होगा, चार्ज आपका क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा।
तो एक्सेलरेशन आपको किसके बराबर मिला, ए को सब्जेक्टिव करो, ई डिवाइड बाई एम के बराबर, ई डिवाइड बाई क्या मिला आपको, एम के बराबर। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि टाउ इनकी कौन सी टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, क्लियर, और वो कौन है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, कौन सी टाइम पीरियड है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था कि नहीं, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, वैसे ही तो यहाँ पे एक इंटरवल पे वेलोसिटी आपकी क्या होती है, 0, और एक बार कितनी है, वी डी, तो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वी डी माइनस 0। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कितना है, टी के बराबर, और एक कौन है आपकी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वी डी किसके बराबर मिलेगा आपको, ए इंटू टाउ के बराबर, यस और नो। तो यहाँ पे वी डी ए की जगह पे मैं ये रिलेशन यूज़ करूँ, ई डिवाइड बाय एम, तो यहाँ पे देखो ये आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उनकी रिलेशन मुझे क्या मिलेगी, तो ए की जगह पे आ जाएगा ई, इनको याद रखना आपको, ई डिवाइड बाय एम इंटू टाउ। ये आपको रिलेशन देता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, ठीक है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यस और नो। तो एक रिलेशन मिल गई आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की विथ रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। तो इनको नोट कर लो और इनको याद रखना है, क्योंकि आगे जो टॉपिक है उनके अंदर मुझे काफ़ी डिटेल में इनको एक्सप्लेन करना है, यस और नो, क्लियर। ये यहाँ पे आपने कौन सा इक्वेशन यूज़ किया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर, यस और नो। चलो नेक्स्ट देखो, न्यू टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। और देखो ये टॉपिक ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो मानो कि एक कंडक्टर मैं कंसीडर करूँ, एक कंडक्टर आपकी जिसकी लेंथ है डेल्टा एक्स के बराबर, जिसकी लेंथ किसके बराबर है, डेल्टा एक्स के बराबर, और जिनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया किसके बराबर हो, ए के बराबर, किसके बराबर, ए के बराबर। उनको ना मैंने ऐसे कनेक्ट किया, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, यस और नो। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा ये वाली डायरेक्शन में, क्लियर। तो इनके अंदर जितनी भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगी वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी, ये वाली डायरेक्शन में, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, करंट डेंसिटी का रिलेशन निकालना विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर। तो करंट पहले मुझे निकालना पड़ेगा, करंट क्या होगा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्यू क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग दी कंडक्टर, क्लियर। तो मानो कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करूँ, या तो चार्ज के लिए बोलूँ कि यहाँ से चार्ज निकल के ये वाले पॉइंट से ना यहाँ पे जाता है, और उनके लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड है, उनको डेल्टा टी टाइम रिक्वायर्ड है टू रीच फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू सेकेंड एंड ऑफ द कंडक्टर, क्लियर। और दूसरी एक एजम्पशन यहाँ पे लेनी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आपको किसके बराबर कंसिडर करने, स्मॉल एन के बराबर, किसके बराबर, स्मॉल एन के बराबर, ठीक है। चलो तो आपको पर यूनिट वॉल्यूम आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये इनके वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले इनका वॉल्यूम तो निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, ए इंटू डेल्टा एक्स। चलो यहाँ पे थोड़ी मैं छेड़छाड़ करता हूँ, ठीक है। डेल्टा एक्स लेंथ है, मानो कि इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट होके जा रहा है उनकी वेलोसिटी में कंसीडर करूँ वी डी, उनकी वेलोसिटी में किसके बराबर कंसीडर करूँ, वी डी के बराबर। तो वी डी वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम पीरियड, डिस्टेंस एक एंड से दूसरे एंड का कितना होगा, डेल्टा एक्स, और टाइम पीरियड आपने क्या बोला है, डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स की जगह पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डी डेल्टा टी, यस और नो, ठीक है। तो ये वी डी डेल्टा टी आपकी क्या होगी, यहाँ पे डेल्टा एक्स के बराबर, लेंथ के बराबर। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स की जगह पे रिप्लेस करूँ ए वी डी डेल्टा टी, तो ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो इतने वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर उनका चार्ज निकालो, ठीक है। तो देखो यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, एन के बराबर। तो ये वॉल्यूम कितना आपका,
ए वी डी डेल्टा टी वॉल्यूम है कि नहीं, तो उनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर कितने होंगे, एन ए वी डी डेल्टा टी के बराबर, यस और नो। तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। अब देखो जब आप करंट निकालोगे तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी करते हो तो चार्ज निकालते हो ना, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या मिले, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर। चलो तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करूँ और मानो कि उनका चार्ज, यहाँ पे मैं खाली ई दिखाऊँ, साइन नहीं दिखा रहा, ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं दिखा है मैंने यहाँ पे, खाली मानो कि ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उनको मैं रिप्रेजेंट करूँ ई से, यस और नो, क्लियर। चलो तो इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होगा, ठीक है, कितना होगा, तो टोटल चार्ज मिलेगा आपको। तो चार्ज आपको क्या मिलेगा, देखो एन इंटू ई ए वी डी डेल्टा टी, ये आपको क्या मिल गई, चार्ज। मतलब देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में यहाँ से ये वाली साइड पे जाएंगे, और मैं बोलूँ इतना सारा चार्ज एन ई ए वी डी डेल्टा टी चार्ज यहाँ से ये वाली साइड पे जाएगा। मतलब ये कौन है, आपका चार्ज क्रॉसिंग दी कंडक्टर इन अ डेल्टा टी टाइम, कौन है आपका चार्ज डेल्टा क्यू। तो आपको देखो करंट का रिलेशन मिलेगा, ये समझ में आ कि नहीं इतना। चलो फिर नेक्स्ट, करंट का रिलेशन मिलेगा आपको, आई आपकी करंट क्या होगी, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। आपने अभी डेल्टा क्यू का इक्वेशन लिखा, एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कैंसिल, तो ये करंट आपको क्या मिलेगा, एन ए वी डी इंटू ई के बराबर। ये आपको क्या मिला, करंट। हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जे के रिलेशन है ना, जे इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए, करंट डिवाइड बाई एरिया। तो देखो करंट कौन है, एन ए वी डी इंटू ई डिवाइड बाई ए, यस और नो, क्लियर। तो ए कैंसिल, तो आंसर क्या मिला, एन ई वी डी। ये आपको क्या मिला, एन ई वी डी। तो इक्वेशन मिल गया आपको यहाँ पे, J इज इक्वल टू एन ई वी डी। तो ये रिलेशन मिल गया आपको, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में इतना ही पूछा है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहीं तक करना है। अगर आपको एक और डेरिवेशन बोला होगा कि सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम, या तो अगर बोला है कि रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ रो करो, तो देखो आगे का आपको कंटिन्यू करना है। तो देखो फिर आगे की डेरिवेशन के लिए आपको पता है, आपको क्या पता है कि जे किसके बराबर होता है, सिग्मा इंटू ई के बराबर, सबको पता है, क्लियर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो पेपर चेक करने वाले सर होंगे उनको भी पता होगा, लेकिन पेपर में दिखना ज़रूरी है, ठीक है। चलो तो ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई वी डी, यस और नो, सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई वी डी। अब देखो आपकी वी डी कौन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वी डी का इक्वेशन याद है ना आपको, ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ, उनको यहाँ पर रिप्लेस करना है। चलो रिप्लेसमेंट करो, तो सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई, वी डी की जगह पे ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ। तो देखो ई कैंसल, आंसर आपका क्या रहेगा, सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम। तो अगर एक रिलेशन ये पूछे आपको, सिग्मा कौन है आपकी कंडक्टिविटी, तो उनके लिए अगर डेरिवेशन पूछे तो यहाँ तक करोगे। अगर आपको मानो कि रेजिस्टिविटी के लिए पूछे तो आपको पता है सिग्मा किसके बराबर होता है, 1/रो के बराबर। तो एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम, तो रो क्या होगा आपका, रो विल बी एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू टाउ, यस और नो। तो ये आपको कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा, रेजिस्टिविटी का, क्लियर इतना। चलो तो इनसे ना हमें एक और भी टॉपिक डिस्कस करना है कि जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल करवाया तो वहाँ पे आपको बोला था
कि आपकी सेमीकंडक्टर के अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वहाँ पे क्या बोला था आपको, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज होगा। देखो सेमीकंडक्टर के लिए क्या था, सेमीकंडक्टर के लिए आपने बोला था ना कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और आपकी जो कंडक्टर होती है, ठीक है, तो कंडक्टर के लिए आपने क्या बोला था कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साथ में उनकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती। ये मुझे वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो देखो एक और यहाँ पे मैं कंडक्टर रखता हूँ और ये वाली साइड पे कौन है, आपकी सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलो और इक्वेशन बोलो रेजिस्टिविटी का, अभी आपने जो डिराइव किया वही इक्वेशन, रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रिलैक्सेशन टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगी और नंबर डेंसिटी पे। तो कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा ना तो उनकी जो नंबर डेंसिटी है ना वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। मतलब देखो अगर नंबर डेंसिटी इंक्रीज होती तो रेजिस्टिविटी क्या होती, कम होती, ठीक है। उल्टा कि जब कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इनका जो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है ना वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। अभी कंडक्टर के अंदर उनके जो एटम्स आयंस है, ठीक है, उनके फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनके रिलैक्सेशन टाइम पीरियड वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी, मतलब रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम पीरियड का तो इन्वर्स रिलेशन है। अगर रिलैक्सेशन टाइम पीरियड आपकी इंक्रीज हुई तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। तो टेम्परेचर अगर आपकी इंक्रीज होगी तो देखो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, कम होगी। क्लियर। ये कौन से केस में, कंडक्टर के केस में। अब देखो सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो पहले तो इनकी नंबर जो चार्ज डेंसिटी है ना वो इंक्रीज होगी। अब देखो एन इंक्रीज होगा तो रो कम हो गया। और दूसरी बात कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनका जो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है ना वो कम बनता है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड आपकी कम होगी, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड आपकी कम होगी तो ये जो वैल्यू मिलेगी रिलैक्सेशन टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, कंपेयर टू कंडक्टर। तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड आपकी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे देखो रो आपकी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि देखो रो एंड जो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है उनकी इन्वर्स रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। तो ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो टेम्परेचर चेंज होने से सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि मानो कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो देखो यहाँ पे आपकी नंबर डेंसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है, साथ में आपकी रिलैक्सेशन टाइम पीरियड भी वहाँ पे इंक्रीज होती है, ठीक है, नॉर्मल से। अब देखो कि ये दोनों के अंदर इंक्रीज होगा एन टाउ के लिए तो रो आपकी क्या बनेगी, कम। तो इन शॉर्ट टेम्परेचर इंक्रीज होने से उनकी रेजिस्टिविटी क्या बनेगी, कम। कौन से केस में, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोबिलिटी। तो मोबिलिटी कौन है, एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू मूव थ्रू अ मीडियम इन अ रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी। मतलब कि जब कोई कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, ठीक है, आपकी जो भी मीडियम होगी तो उनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से आपकी जो चार्ज पार्टिकल मूव करती है उनकी ये जो एबिलिटी है उनको आप क्या बोलोगे, मोबिलिटी। तो आपको पता है ना कि ये मोबिलिटी देखो कि मतलब कि हर एक मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर्स आपकी अलग अलग थी, करंट कैरियर्स। कंडक्टर के अंदर कौन थी, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपकी जो गैस होती है, ठीक है, एयर, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस। आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट है, लिक्विड, उनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और सेमीकंडक्टर के अंदर कौन है, पार्टली होल एंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों है। क्लियर। तो आपकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, इन सब के नंबर के ऊपर। जितनी इन सब की नंबर ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। अब देखो यहाँ पे ये रिलेशन सबको पता है कि J इज इक्वल टू एन ई वी डी एंड J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो दोनों सेम है, इक्वेट करूँ दोनों को तो एन ई वी डी इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो वी डी डिवाइड बाई ई मुझे क्या मिलेगा, वी डी डिवाइड बाई ई, तो सिग्मा डिवाइड बाई एन ई। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को आप क्या बोलते हो, मोबिलिटी म्यू। तो देखो मोबिलिटी म्यू क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू वी डी डिवाइड बाई ई,
क्लियर, और वो किसके बराबर, सिग्मा बाई ई के बराबर। तो ये दोनों रिलेशन से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू एनी म्यू, यस और नो। और देखो यहाँ से इनका यूनिट भी लिखा है मैंने। तो वी डी कौन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ई कौन है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर, यस और नो। तो मीटर ऊपर जाएगा, सेकेंड नीचे, क्लियर। तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड क्या होगी, आपकी मोबिलिटी की यूनिट होगी। फिर देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक इक्वेशन था कि वी डी इज इक्वल टू ई टाउ डिवाइड बाय एम। लेकिन अगर मानो कि ये ई चार्ज की जगह पे मैं क्यू कंसीडर करूँ तो ऐसे इक्वेशन बनेगा कि नहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो म्यू आपका किसके बराबर होगा, तो म्यू किसके बराबर होगा, वी डी डिवाइड बाई ई। वी डी की जगह पे ये वाली रिलेशन आ जाएगी। देखो क्यू कौन किसकी जगह पे, ई की जगह पे, क्यू ई टाउ डिवाइड बाई एम डिवाइड बाई ई। तो म्यू इज इक्वल टू क्यू टी रिलैक्सेशन टाइम पीरियड डिवाइड बाई एम। ए क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट। समझ में आ कि नहीं। तो ये मोबिलिटी का एक और रिलेशन मिला यहाँ पे। चलो फिर नेक्स्ट देखो, आपकी सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होती है वो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ई टाउ वी रिलैक्सेशन टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ होल्स क्या होगी, म्यू एच ई टाउ एच डिवाइड बाय एम एच, ठीक है। तो याद रखो सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन आपकी कहीं पे भी मूव कर सकती है, तो उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब इजीली वो फ्लो कर जाती है कंपेयर टू होल्स। क्योंकि होल्स कहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, वन बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड, कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पे होल्स क्रिएट होगा, क्लियर। तो ये होल्स ना हमेशा कहाँ पे क्रिएट होगी बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है। उनकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं। चलो तो अच्छे से लर्न कर लो इनको, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करो।